पिछले एपिसोड में जापान के एस रैंक हंटरों ने चींटी राजा का सामना किया और उनकी संयुक्त ताकत के बावजूद वे पराजित हो गए और बुरी तरह पीटे गए। जैसे ही वे मौत के कगार पर थे, जिन्वू का छाया सैनिक जमीन से उभरा उन्हें मदद करने के लिए और अब एपिसोड 12 शुरू होता है। जिन्वू स्थल पर पहुंचता है, उसका विशाल छाया सेना उसके पीछे पीछे आती है। छाया अदला बदली का उपयोग करके उसने दूरी एक पल में पार कर ली है। उसकी सेना निर्देश की प्रतीक्षा में शांत मुद्रा में खड़ी है। बिना झिझक के वह आयरन को बुलाता है, जो तुरंत अपनी कौशल सक्रिय करता है। भड़काने का शोर, एक कानफोड़ू गर्जना युद्ध भूमि में गूंज उठती है, जिससे भीड़ में शामिल चींटियां क्रोधित हो जाती हैं। जिन्वू सिर हिलाकर आयरन के प्रयास की सराहना करता है। उसके बाद वह अपने दानव राजा के खंजर निकालता है। उसकी गति तेज और सटीक थी जब वह आने वाले दुश्मनों को निर्ममता से काटता गया। किनारे पर डोंगवुक स्तब्ध खड़ा था, उस लड़ाई को समझने में असमर्थ था जो उसकी आंखों के सामने चल रही थी। उसका मन उस ताकत और कौशल को समझने में संघर्ष कर रहा था जो उसके सामने प्रदर्शित किया गया। हालांकि योन हो स्थिर रहता है, इस दृश्य को एक आत्मविश्वास भरी निगाह से देखते हुए। अब कोई संदेह नहीं है, अब सब कुछ ठीक होगा। एक चींटी आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह कोई खतरा पैदा करे, एक ग्रिस उसे क्रूर ताकत से रोकता है, उसे जमीन पर पटक देता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देता है। आयरन टू युद्ध के मैदान में धावा बोलता है, अपनी प्रचंड ताकत से हर राक्षस को काटता हुआ। युद्ध की दिशा तेजी से बदलती है। एक समय प्रभुत्व रखने वाली चींटी सेनाएं अब जिन्वू की प्रबल शक्ति के सामने टूट रही हैं। युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए जिन्वू लड़ाई को और भी बढ़ाने का निर्णय लेते हैं। अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल को सक्रिय करते हैं। वह गिरे हुए चींटियों को पुनर्जीवित करते हैं, उन्हें अपनी लगातार बढ़ती सेना के लिए अतिरिक्त सैनिकों में बदलते हैं। कैमरामैन, जो अब भी इस तमाशे को फिल्मा रहा है, अविश्वास में देखता रहता है। उसके विचार दौड़ने लगते हैं क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि वह क्या देख रहा है। यह सब तर्क को चुनौती देता है। ऐसी चीज जो संभव नहीं होनी चाहिए। प्रसारक स्पष्टीकरण की मांग करता है, लेकिन कैमरामैन खुद शब्द नहीं खोज पा रहा है। युद्ध क्षेत्र अब पूरी तरह अव्यवस्थित हो गया है, जहां एक समय में एकजुट चींटी सेना अब खुद के खिलाफ हो रही है। जिन्वू अपनी सेनाओं को पुनर्गठित करने का आदेश देता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि इस स्थान पर लेन देन नहीं किया जा सकता। इसके बजाय वह उपचार औषधियां निकालता है और उन्हें घायलों के बीच बांटता है। बिना हिचकिचाए वे औषधियों का सेवन करते हैं। उनके शरीर तेजी से पुनः सृजन करते हैं। चमत्कारिक रूप से स्वस्थ होने के बाद वे स्तब्ध रह जाते हैं। यूं हो, जो अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ, अपने शरीर की जांच करता है, यह मानने में संघर्षरत कि उसकी चोटें एक पल में पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। हालांकि भारी राहत मिली है। चिंता उत्पन्न होती है जब डोंगवुक देखते हैं कि मिस चा अभी भी बेहोश हैं। दूसरों के विपरीत उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। जिन्वू उसकी चोटों का आकलन करते हैं और तुरंत स्थिति की गंभीरता को पहचान लेते हैं। उसके घाव इतने गंभीर हैं कि वे अकेले अपनी क्षमताओं से ठीक नहीं कर सकते। इससे भी बुरा यह है कि उसकी हालत हर पल बिगड़ती जा रही है। समय बिल्कुल नहीं है। अधिक चींटियां जल्द ही आ जाएंगी और यहाँ और अधिक समय तक रुकना बहुत बड़ा जोखिम है। जैसे ही जिन्वू आगे बढ़ने की तैयारी करता है, अचानक एक जबरदस्त उपस्थिति महसूस होती है। वह पकड़ता है। फिर से खतरे का एहसास होते ही उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। जो रणभूमि अभी नियंत्रण में लग रही थी, वह अब फिर बदल रही है। चींटी का राजा आ गया है। वह बताते हैं कि असली राजा बाहर नहीं था। गोटो कभी भी असली खतरा नहीं था। यह समझते हुए युनहो के ऊपर अचानक सच्चाई प्रकट होती है, जो इसके नतीजों को समझने के लिए संघर्ष करता है। अगर यह जीव असली एंट किंग है, तो इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, गोटो हार गया था। उस विचार का भार ही उसे बेचैन करने के लिए काफी है। डोंगवुक निराशा में अपनी मुट्ठियां भींचता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात कह सके, जिन्वू अपना निर्णय स्पष्ट कर देता है। मिस चा को सुरक्षित ले जाया जाना चाहिए। जिन्वू किसी भी प्रयास को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता है। उसका मन उन घटनाओं को जोड़ता है जिन्होंने उसे इस क्षण तक पहुंचाया। जिस कारण से वह अब गोथो की छाया का पता नहीं लगा सकता था, वह अब साफ हो गया था। यह उस राक्षस द्वारा मिटा दिया गया था जो उसके सामने खड़ा था। एंट किंग एक खतरनाक आभा प्रकट करता है। इसके विशालकाय आकार से अत्यधिक शक्ति का एहसास होता है। जैसे ही यह नजदीक आता है, इसकी आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंजने लगती है। पहले के उन अचेतन प्राणियों से अलग यह प्राणी अलग है, यह बोलता है। यह जिन्वू की मौजूदगी को स्वीकार करता है। इसका जिज्ञासा और चुनौती से भरे शब्द प्रश्न हवा में लटका रहा, महज निरीक्षण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भार के साथ। क्या वह चींटियों का राजा जानना चाहता है? क्या वह इंसानों का राजा है? जिन्वू अपनी आंखें सिकोड़ता है, उसके सामने खड़े उस दानव को देखते हुए। एक बोलता हुआ कीड़ा, एक शक्तिशाली दुश्मन, दोनों आमने सामने खड़े हैं। जैसे जैसे उनके बीच का तनाव चरम पर पहुंचता है, युद्ध का मैदान चुप हो जाता है। जिन्वू दृढ़ खड़ा है, जबकि चींटी राजा उसके चारों ओर से प्रकट हो रहे अत्यधिक दबाव को स्वीकार करता है। प्राणी एक गरजदार दहाड़ लगाता है, लेकिन इसका जिन्वू पर कोई असर नहीं होता। उसके होंठों पर एक मुस्कान आ जाती है, जैसे वह चींटी राजा का मजाक उड़ाता है। कहता है कि यह
एक असली कीड़े की तरह व्यवहार कर रहा था। 5 मिनट पहले शहर के तट पर जो ही अपने फोन की स्क्रीन को अविश्वास से देखती है जब प्रसारण अचानक बंद हो जाता है। सोंग उसकी प्रतिक्रिया को देखकर शिकारियों की किस्मत के बारे में पूछता है, जबकि वह खुद यह समझने के लिए संघर्ष कर रही होती है कि वह चींटी वास्तव में कैसी थी। जोंगसू स्पष्ट रूप से निराश अपनी मुट्ठियां भींचता है और प्रसारण के अचानक अंत पर शाप देता है। यून ताए स्थिति से भ्रमित प्रश्न करता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। इस बीच एक समाचार चैनल पर एक गंभीर पुष्टि दर्शकों को झकझोर देती है। म्यूंगू को मृत घोषित कर दिया गया है। मिनसुंग रिपोर्ट से स्तब्ध है। उस पर अविश्वास की लहर छा जाती है। रिपोर्टर जारी रखता है, यह बताते हुए कि अन्य शिकारियों को सुरंगों में फंसा हुआ माना जा रहा है और उनका बचना अनिश्चित है। अनिश्चितता तब तक उभरती रहती है जब तक कि एक और चौंकाने वाली खबर नहीं आती। एक नया शिकारी छापेमारी में शामिल हो गया है। न्यूज रूम अब उत्तेजित होकर लाइव प्रसारण को फिर से शुरू करने के लिए दौड़ता है। शहर के एक और हिस्से में हिए जिन और उसके दोस्त प्रसारण देख रहे हैं। उनकी आंखें चौंक से खुली रह जाती हैं। उनमें से कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। उसी समय सुगिमोटो गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपनी रिपोर्ट देते हैं। वह गोटो के अंतिम शब्दों का जिक्र करता है। चींटी का बेहद धमकी भरा अंदाज है। जब चींटी राजा ने गोटो से पूछा था कि क्या वह राजा है, गोटो ने इसकी पुष्टि की थी और यह उसके निधन से पहले के उसके अंतिम शब्द थे। मात्सुमोतो दांत भींच लेता है। प्रकाश के भार से दबा हुआ एक चींटी जो मानव भाषा बोलने में सक्षम है और उससे भी ऊपर इतनी शक्तिशाली कि गोटो को मार सकती है। इसके प्रभाव डरावने हैं। सुगिमोतो आगे के आदेशों का इंतजार कर रहा है, लेकिन मात्सुमोटो अपने गुस्से को दबाते हुए चींटी राजा की वर्तमान स्थिति जानना चाहते हैं। सुगिमोतो उन्हें सूचित करते हैं कि वह रानी के कक्ष में लौट आई है। मात्सुमोटो उनका गुस्सा उबल रहा है। फिर पूछता है कि क्या कोरियाई शिकारी अभी भी जीवित हैं। सुगिमोटो सिर हिलाता है, यह खुलासा करते हुए कि न केवल वे जीवित हैं बल्कि वे अतिरिक्त मना संकेत भी पता लगा रहे हैं। एक अन्य इकाई से प्रबल संकेत उत्सर्जित हो रहे हैं। निराशा से मैत्सुमोटो का चेहरा बदल जाता है जब वह तुरंत उन्हें टेलीविजन चालू करने का आदेश देते हैं। उन्हें तुरंत लाइव प्रसारण देखना है। जिनवू के घर पर जीना उलझन में रहने वाले कमरे में प्रवेश करती है। थोड़ा हिचकिचाई और अपनी माँ से पूछती है कि वह क्या कर रही है। उसकी माँ माफी मांगते हुए बताती है कि अचानक टेलीविजन काम करना बंद कर गया। फिर जीना पूछती है कि जिनवू कहाँ हैं, तो उसकी माँ जवाब देती है कि वह जल्दी में चले गए, यह आश्वासन देते हुए कि वह लंबे समय तक बाहर नहीं रहेंगे। टेलीविजन के खराब होने के बारे में अभी भी जिज्ञासु जीना अपनी माँ से फिर से सवाल करती है, लेकिन जवाब का इंतजार किए बिना वह जांच करने के लिए निकल पड़ती है। अपनी बेटी को दरवाजे के पीछे गायब होते देख उनकी माँ आह भरती हैं और खुद से कहती हैं कि आज दोनों भाई बहन असामान्य रूप से बेचैन लग रहे हैं। अपने कमरे में जीना की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं, यह देखकर कि वह स्क्रीन पर क्या देख रही है। हंटर एसोसिएशन मुख्यालय में गनही अपनी मुट्ठी कसकर बंद करता है जब वह बैटलफील्ड पर जिनवू को पहचानता है। कमरे में तनाव स्पष्ट है। एक सुपर गढ़ी की प्रतिक्रिया को देखकर अधीनस्थ उन्हें शांत रहने का आग्रह करता है, लेकिन गढ़ी जानते हैं कि उनके सामने जो स्थिति उभर रही है वह सामान्य से कहीं अधिक है। अब जिनवू चींटी राजा के आमने सामने खड़ा है। विशालकाय जानवर पहले हमला करता है, जिनवू को जमीन पर पटकने का प्रयास करता है। हालांकि जिनवू नहीं डगमगाता, वह अपनी जगह पर बिना किसी कठिनाई के खड़ा रहता है। उनके टकराव की बहुत बड़ी ताकत उनके नीचे की जमीन को तोड़ देती है। एक बड़ा विस्फोट हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न धक्का हर दिशा में मलबा उड़ाते हुए भेजता है। जैसे ही धूल बैठती है, जोंगिन जो लड़ाई को अनफोल्ड होते देख रहा है टिप्पणी करता है कि जादूगरों को कभी भी अपने दुश्मनों के बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। यून हो दूसरी ओर अनुमान लगाता है कि जिनवू ने एंट किंग को कम आंका हो सकता है और चेहरे पर सीधा प्रहार झेला है, लेकिन जैसे ही धूल छंटती है पर्यवेक्षकों के बीच आश्चर्य का सामूहिक विस्फोट होता है। एंट किंग जो खड़ा है हंसते हुए जिनवू को कमजोर कहता है और उसे राजा बनने के योग्य नहीं मानता। फिर भी इससे पहले कि वह अपनी ताने को पूरा कर पाता, हर कोई कुछ अविश्वसनीय होते देखता है। जिनवू दृढ़ता से खड़ा है, बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए वह थोड़ा खून थूकता है। उसका चेहरा बिना भाव का है। फिर बिना कुछ कहे वह कमांडर का टच सक्रिय करता है। एक काली आभा उसके हाथ को घेर लेती है जब वह प्रतिकार करने की तैयारी करता है। चींटी राजा उसके अंदर से निकल रही भारी शक्ति को महसूस करता है। अचानक अपने शरीर पर एक अप्राकृतिक दबाव महसूस करता है। उसके घुटने स्वाभाविक रूप से जिनवू की आभा के वजन के नीचे झुक जाते हैं। इससे पहले कि वह समझ सके कि क्या हो रहा है, जिनवू आगे बढ़ता है। तेजी से चलती हुई जिनवू एक भयंकर मुक्का मारता है। इसके पीछे की ताकत भयानक है। चींटी राजा को हवा में फेंक देती है। वह दीवार से टकराता है जिससे धरती हिल जाती है। मलबा सभी दिशाओं में बिखर जाता है। इस प्रहार की शक्ति ने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया है। ताएग्यू और कैमरामैन जो नजदीक से यह मुठभेड़ देख रहे हैं अवाक रह जाते हैं।
डोंगवुक जो देख रहा है उस पर विश्वास करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यूनहो और जोंगिन की तरफ मुड़ता है। उसकी आवाज अविश्वास से कांप रही है। वह पूछता है कि क्या वे अभी भी मानते हैं कि जिनवू एक जादूगर प्रकार का शिकारी है। यूनहो हालांकि अभी भी सदमे में है, ईमानदारी से जवाब देता है। उसने हमेशा से जाना कि जिनवू मजबूत था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली हो सकता है। उस वार से उभरते हुए चींटी का राजा एक और जोरदार दहाड़ लगाता है। जिनवू बेखौफ होकर उसकी देह को मुस्कुराते हुए देखता है। वह यह नोट करता है कि उसकी मजबूती उसके बाह्य कंकाल की वजह से होनी चाहिए, हालांकि उसे यह थोड़ा परेशान करता है। बिना कोई समय गंवाए वह खुद को फिर से तैयार करता है। चींटी राजा अब क्रोधित होकर पूरी ताकत से हमला करता है। हालांकि जिनवू बिना किसी मुश्किल के उसके हमले को एक हाथ से रोक देता है। दोनों एक भयंकर मुकाबले में शामिल होते हैं। उनकी चोटें जमीन को हिला देती हैं। जिनवू चींटी राजा के पेट में जोरदार घूंसा मारता है, जिससे वह लड़खड़ा जाता है। बदले में चींटी राजा पूरी ताकत से वार करता है। लड़ाई तेज हो जाती है। दोनों पक्ष तीव्र शक्ति के प्रदर्शन में भिड़ते हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। कैमरामैन जो खुद एक ए रैंक हंटर है, उनकी लड़ाई से निकलने वाली माना तरंगों की तीव्रता का सामना करने में लगभग असमर्थ है और ठीक से खड़े रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके शरीर में कंपी होती है क्योंकि वह अपने कैमरे को मजबूती से पकड़ लेता है, मुश्किल से अपनी चेतना को संभाले हुए। इस बीच चींटी राजा के मन में संदेह जाग जाता है। यह अपने आप से सवाल करने लगता है, क्या यह वास्तव में ताकत की लड़ाई हार रहा है? जैसे जैसे निरंतर प्रहार जारी रहता है, इसकी एक समय की अभेद्य बाहरी परत जिनवू के हमलों के बल के नीचे टूटने लगती है। चींटी राजा उसकी ओर देखता है। उसका भयानक मन एक ही विचार से दौड़ रहा है, कौन? नहीं, यह आदमी कौन है? वे एक दूसरे को घूरते हैं। उनकी मुट्ठियां बहुत ताकत से टकराती हैं, फिर वे अपना संतुलन पाने के लिए पीछे हटते हैं। चींटी राजा सदमे में है। जिनवू ने इसकी बाहरी काया को तोड़ दिया है। यह स्थिति अविश्वसनीय लगती है, फिर भी इससे पहले कि यह पूरी तरह समझ सके कि क्या हुआ है, जिनवू इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि यह चौंक जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे एंट किंग हवा में उछल जाता है। इसके जवाब में एंट किंग अंततः अपनी भाला जैसी जीभ का खुलासा करता है और सटीकता से हमला करता है। यह हमला लगता है जिससे जिनवू पीछे हटने को मजबूर होता है और एक घुटने के बल गिर जाता है। अचानक उसे एहसास होता है कि कुछ अनजान चीज उसके शरीर में फैल रही है। जहर फैल रहा है। कोन स्नेल को खाने के बाद चींटी राजा ने विष पैरालिसिस का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त कर ली थी, जो प्रकृति द्वारा बनाए गए सबसे घातक पदार्थों में से एक है। अब उसके शरीर में संकेंद्रित मना के साथ मिलकर विष और भी घातक हो गया है। जिनवू की कमजोर स्थिति को देखकर चींटी राजा उसकी संघर्ष को बेकार घोषित करता है। उसने अच्छा लड़ा, लेकिन यही वह स्थान है जहां उसकी जिंदगी समाप्त होनी चाहिए। बिना हिचकिचाहट वह लड़ाई खत्म करने के लिए झपटता है। हालांकि जिनवू स्थिर रहता है। इस बीच जेजू शहर में बारिश लगातार हो रही है। काना मिनोरू को ध्यान से देखती है, उसके मुद्रा में कंपन को नोट करती है। वह उसे सूचित करती है कि उसे सुगीमोटो का फोन आया था और वह स्पष्टीकरण मांगती है। मिनोरू डर से भरी आवाज में बुदबुदाते हैं कि वे जीत नहीं सकते। जिस प्राणी का वे सामना कर रहे हैं वह अब तक मिली किसी भी चीज से परे है। एस रैंक का भी उसके सामने कोई मतलब नहीं है। मानवता ही असहाय होगी। गोतो तक इसे रोकने में असफल रहे और वे भी असफल होंगे। काना अपने दांत भींचती हैं, अपने बढ़ते हुए गुस्से में पूछती हैं कि क्या उसने अपना संकल्प खो दिया है। नोरू अपने भय को दूर करने में असमर्थ दोहराता रहता है कि इसे रोका नहीं जा सकता। घृणा से भरी काने उसे पीछे धकेल देती है। उसकी आवाज में चिढ़ होती है जब वह उसे दुखद कहती है। इससे पहले कि वह और कुछ कह सके, उसकी नजर ऊपर मंडराते हुए हेलीकॉप्टर पर जाती है। उसका चेहरा और गंभीर हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि असली समस्या अभी शुरू हो रही है। वह धीरे से बड़बड़ाती है। ढहते हुए गुफा में जिनवू अचानक चींटी राजा के हाथ पर पकड़ कस देता है। एक तेज टूटने की आवाज युद्ध क्षेत्र में गूंजती है। चींटी राजा के मन में जागृति की लहर भेजती है। बिना उसे प्रतिक्रिया देने का समय दिए जिनवू एक शक्तिशाली मुक्का मारता है। उसे गुफा के पार जबरदस्त शक्ति से फेंकता है। एंट किंग दीवार से जोर से टकराता है। एक तेज चीख छोड़ता है, जैसे दरारें उसके बाह्य कंकाल में फैल जाती हैं। जिनवू जल्दी से अपना विष हर लेता है, अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण वापस पा लेता है। जब उसे एहसास होता है कि वह चींटी राजा की भावनाओं को महसूस कर सकता है, तो एक असामान्य अनुभूति उसे घेर लेती है। जब इसका जर फैलने लगा तो प्राणी को संतोष का एहसास हुआ, लेकिन अब आत्मविश्वास के सभी चिन्ह चिंता में बदल चुके हैं। हालांकि जिनवू जानते हैं कि तनाव में परिवर्तन को नोटिस करने वाले वह अकेले नहीं हैं। उनके साथी भी बेचैन हो रहे हैं। मिस चा अभी भी बेहोश हैं। उनकी स्थिति हर गुजरते पल के साथ बिगड़ रही है। उन्हें स्थिति की तात्कालिकता का एहसास है। लड़ाई को जल्दी समाप्त करना होगा। जल्दी से बिना किसी हिचकिचाहट के वह हवा में कूद जाता है। नीचे चींटी का राजा, जो अभी भी जिनवू के आखिरी हमले की ताकत से उबरने की कोशिश कर रहा है, आश्चर्य में ऊपर देखता है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, जिनवू का पैर बेतहाशा ताकत के साथ जुड़ता है। टकराव के साथ ही एक विशाल विस्फोट होता है।
जिससे पूरी गुफा हिल जाती है और जमीन तक कांपने लगती है। लड़ाई की भारी ताकत से दीवारें गिरने लगती हैं। यूनहो डर के साथ देखता है, हताश होकर युद्ध क्षेत्र को स्कैन करता है ताकि चींटी राजा को खोज सके। जोंग इन भ्रम में जमे खड़े हैं, इस उभरते हुए अराजकता को समझने में असमर्थ।